Good morning, students. Welcome to learning classes. And today we are going to start chapter 5, third part of periodic table. आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इस वीडियो में देखेंगे. इसके पहले हमने दो वीडियो में पहले के क्लासिफिकेशन को देख लिया. मेंडलीव के क्लासिफिकेशन और नोवेनर न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स रूल को हमने देखा हुआ है. आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे जो कि हम फॉलो करते आ रहे हैं, जिसको हम अभी तक, जिसमें सारी चीजें हमको परफेक्ट मिली हुई है. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ये मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसी को मॉडिफाइड किया गया है. मोजले हेनरी जो थे हमारे साइंटिस्ट थे, हेनरी मोजले, उन्होंने ही इस क्लासिफिकेशन को, इस पीरियोडिक टेबल को और ज्यादा मॉडिफाइड किया. उन्होंने जिस तरह से अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था, टैबुलरी दी थी, जो टैबुलरी बनाई थी मेंडलीव, आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेबल के फॉर्म में इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ था. तो इस टैबुलरी को इन्होंने और ज्यादा मॉडिफाइड किया और उसमें कुछ चेंजेस करने की वजह से ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन हो गया एलिमेंट्स का, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जिसको हम अभी तक स्टडी करते हैं. तो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए और क्या क्या चीजें उन्होंने कर दी, क्या चेंजेस ऐसा कर दिया कि जो मेंडलीव के डिमेरिट्स थे वो सारे दूर हो गए और इसमें सारी चीजें परफेक्ट हमको मिल गई. ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 यानी 1913 में हेनरी मोजले, ये साइंटिस्ट हैं, हेनरी मोजले ने इसको मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को डिराइव किया और उनको सही से एक्सप्लेन किया. उन्होंने क्या कर दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. बस यही एक चीज थी कि इन्होंने जो सबसे ज्यादा उन्होंने बताया था कि किसी भी केमिकल एलिमेंट्स का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है. लेकिन जो हमारे हेनरी मोजले आए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिए, उन्होंने क्या किया, इसको बताया कि सभी जो एलिमेंट्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डिपेंड्स ऑन द, उसके पीरियोडिक फंक्शंस जो होते हैं वो डैट इज डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर. और यही सही मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर एक इंडिपेंडेंट नंबर्स है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये डेफिनिट होता है. जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा. ये इंडिपेंडेंट है, ये ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा, ये डेफिनिट है. और इसीलिए जो इसका फंक्शंस है, केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, इसकी पीरियोडिकली किसके डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी को उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस चीज को उन्होंने मॉडिफाइड करी. ठीक है, उसके बाद दिस टेबल हैज 18 वर्टिकल्स, जिसको ग्रुप कहा उन्होंने, वर्टिकल्स कॉलम दिए, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और जिसको उन्होंने पीरियड कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. जबकि उन्होंने कितना बताया था, 9 और 7 का कॉम्बिनेशन दिया था, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 18 वर्टिकल कॉलम, जिसको ग्रुप कहा उन्होंने, और जो हमारे 7 थे हॉरिजॉन्टल, जिसको उन्होंने पीरियड कहा. इसके बेस पर उन्होंने इस सारी चीजों को डिफाइन किया और बताया कि ग्रुप में डिफरेंशियल क्या है और पीरियड में जाने पर क्या चीजें घटती और बढ़ती हैं, वो ग्रुप और पीरियड के फॉर्म में इस चीज को डिस्क्राइब किया. उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया और जब प्लेस दिया, जब अपना पूरा टेबल बना लिया, मैं यहाँ पर टेबल आपकी बुक में ही दिया है, आप इस पीरियोडिक टेबल आप ले सकते हैं, इसमें देख सकते हैं. एटॉमिक नंबर के बेस पर उन्होंने रखा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो सबसे टॉप पर होगा, फिर 2, फिर 3, इस तरह से उन्होंने, इस तरह से भी एटॉमिक नंबर के बेस में कॉलम और रो दोनों में ये सारी चीजें क्लियर थी. ठीक है, उसके बाद उन्होंने ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बताया, सबसे पहले बैलेंसी बताया कि कोई भी बैलेंसी जो ग्रुप में होती है, बैलेंसी ऑफ ग्रुप 1 की, यानी ग्रुप 1 की बैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 की बैलेंसी 2 है, ग्रुप 3 यानी 13, यानी इस तरह से जाएंगे तो 13 की बैलेंसी 3 आ रही है. इसी तरह 14, 15 की बैलेंसी 15, 16 की 4, 5, इस तरह से उन्होंने बताया
कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सारे जो कैरेक्टर्स थे, एक्टिविटी थी, वो सारी चीजें क्या कर रही थी, मैच कर रही थी, यानी कि कोई भी चीजें डिफिकल्ट नहीं हो रही थी। यानी कि अगर ग्रुप 1 है, उनकी वैलेंसी देखी गई तो कैसी थी, उनकी वैलेंसी 1 थी, 2 में 2 थी, 13 में 3 थी। तो इस तरह से वैलेंसी उनकी निकाली जा सकती थी, यानी एक ही तरह के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एक ग्रुप में प्रेजेंट थे एलिमेंट्स। कहने का मतलब था कि फिजिकल और केमिकल एक ही तरह की प्रॉपर्टी वाले एक ग्रुप में सिचुएटेड थे सारे एलिमेंट्स, क्योंकि उनको एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया था और जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा था उसी तरह से वो वहां पर सेटल थे। जबकि मेंडलीफ ने ये बात क्या कर दी थी कि उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर रख दिया, तो किसी का मास ज्यादा कम के आधार पर उन्होंने रखा, तो उसका क्या था कि वैलेंसी जो थी वो बराबर नहीं। किसी की एटॉमिक मास पास में आया तो उसकी वैलेंसी 3 है, लेकिन वो ग्रुप 1 में है, 1 वाले के साथ है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है, ग्रुप 1 में 1 वैलेंसी वाले ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक साइज पर क्या उन्होंने बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वहां पर क्या था कि जितना वॉल्यूम होगा उस तरह से रखा गया था कि जो एटॉमिक मास होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास इज डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। बट यहाँ पर एटॉमिक साइज उन्होंने ग्रुप में रेडियाई, यानी कि ये कितना रेडियस है इसका, इस तरह से बताया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी कि 152, 231, 231, 244, 262, 270। ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो हमारा लिथियम है उसकी साइज थोड़ी इतनी बड़ी, फिर सोडियम की जो साइज है थोड़ी बड़ी, फिर हमारा पोटेशियम जो है थोड़ा और बड़ा, फिर हमारा रुबिडियम जो है वो थोड़ा और बड़ा, और उसके बाद सीजियम हमारा थोड़ा और बड़ा, और उसके बाद फ्रांसियम जो था। और यानी कि जो हम अगर इस तरह से हम आते जाएंगे ग्रुप में तो इनका साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। जबकि जब हम पीरियड्स में इस तरह से चलेंगे तो इनका साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है। समथिंग हम और देखते हैं। तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो चीजें नहीं बताई थी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कहाँ पर इंक्रीज करते हैं, कहाँ पर डिक्रीज करते हैं, ये सारी चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन की गई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया कि ग्रुप में और पीरियड में जब हम किस तरफ मूव करते हैं तो जो मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज करता है और किस तरफ जाने पर वो इंक्रीज करता है। ये सारी चीजें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया। देखते हैं कैसे हुआ। जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर्स होगा वो इंक्रीज करेगा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये मेटल्स है, मेटेलिक कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन जब पीरियड में हम पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या होगी, जो मेटेलिक कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज करेंगे। जैसे हम देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इस तरह से यहाँ तक तो ये हमारा मेटल्स है, लेकिन यहाँ पर ये मेटोलाइड यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज नोन एज मेटोलाइड, ये आप अच्छे से जानते हैं। यानी कि कुछ प्रॉपर्टी इसके पास मेटल की है और कुछ प्रॉपर्टी इसके पास नॉन मेटल की है, इसीलिए इसको यहाँ पर सिचुएट किया गया है, जो कि कैसा है, मेटोलाइड है। यानी कि इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इनसे समथिंग मैच करती है। और इसका एटॉमिक नंबर भी इसका जैसे आपको पता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड किया गया है, उसको एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया गया है। तो जो हमारा ये सिलिकॉन रखा गया दैट इज अ मेटेलॉइड, नॉन अ मेटल्स, और ना ही ये नॉन मेटल्स है, ना तो ये मेटल्स है और ना ही नॉन मेटल्स है। ये दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी को कंटेन किया है जिसको हम कहते हैं मेटेलॉइड। उसके बाद यहाँ पर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये तो मेटल्स ही नहीं है। यानी कि इससे ये पता चलता है
कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती है, लेकिन जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वहां पर मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। यानी कि इससे ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, मोर मेटेलिक प्रॉपर्टी। सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं, पोटेशियम जो है वो सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन करने के लिए सोडियम को दिखाते हैं कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तुरंत ही बर्न करने लगता है, लेकिन जब इसकी हम मेटेलिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो ये हमारा मेटल्स नॉन मेटल्स में आपने रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा होगा, वहां पर बताया गया होगा कि पोटेशियम इज अ मोर रिएक्टिव देन सोडियम। पोटेशियम जो होता है वो केमिकली मोर रिएक्टिव होता है कंपैरिजन टू द सोडियम। ठीक है, तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है ग्रुप और पीरियड में कैसे ये डिफरेंस होते हैं, इसके बेस्ड पर इनकी चीजों को डिफाइन किया गया। उसके बाद उन्होंने नेचर्स ऑफ ऑक्साइड, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स के नेचर्स को भी, यानी मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड के नेचर्स को भी डिफाइन किया हुआ है और बताया हुआ है। क्या बताया हुआ, एसिड्स ऑफ मेटल्स और बेसिक एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक। यानी कि जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं वो किस कैरेक्टर के होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। उनका जो कैरेक्टर होता है वो बेसिक होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं। जबकि मेटल जो होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर्स का होता है, और जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर्स के होते हैं। हाइड्रोजन जैसे HCl, H2O, ठीक है, H2S, तो ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं और ये कैसे कैरेक्टर के हैं, एसिडिक, जैसे H2SO4, HNO3। और वहीं पर देखो Na2OH, ठीक है, NaOH, KOH, तो ये हमारे क्या है, हाइड्रोक्साइड जितने भी हैं वो बेसिक कैरेक्टर्स के हैं। और जितने हाइड्रोजन आयंस, जब आपने एसिड और बेस पढ़ा होगा तो वहां पर बताया गया होगा कि एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं, यानी इक्विस अमाउंट पीएच स्केल जब पढ़ाया गया होगा तो वहां भी बताया गया होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जितना ज्यादा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। जितना लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना वह बेसिक होगा। जितना हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि जो हमारी पीएच स्केल थी वहां बीच में क्या रखा गया था, 7 से जब हम इधर से 5, 4 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और जब हम 8, 9, 10 इधर 14 तक बढ़ेंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो इन्होंने जो नेचर्स ऑफ ऑक्साइड्स बताया, तो हमारे जो मेटल्स थे वो कैसे कैरेक्टर्स थे, वो बेसिक कैरेक्टर के थे, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते थे। और जो हमारे नॉन मेटल्स थे वो कैसे थे, एसिडिक कैरेक्टर्स के थे। ये इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस बेस पर भी उनको क्या किया है, सिचुएट किया है, अपने पीरियोडिक टेबल में रखा है, बताया है कि ये कैरेक्टर्स यहाँ पर फॉलो होंगे। तो उन्होंने ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को लिया और बताया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका जो बेसिक, यानी कि ये लीस्ट बेसिक कैरेक्टर का है। और जबकि जैसे हम नीचे गए, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रांसियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो गए, मोस्ट बेसिक कैरेक्टर्स के हो गए। यानी कि जैसे ही हम ग्रुप में नीचे चले जाएंगे उनका कैरेक्टर्स क्या होता जाएगा, बेसिक कैरेक्टर्स जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। जैसे ये भी हमारा क्या है, मेटल्स है, ये भी मेटल्स, ये भी मेटल्स, ये सारे क्या है, मेटल्स। और मेटल्स कैसे होते हैं, वो बेसिक कैरेक्टर्स के होते हैं, जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक कैरेक्टर्स के होंगे। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया गया। मेंडलीव ने ये सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसीलिए उनकी जो थ्योरी, जो उन्होंने अपना लॉ बताया था, अपने नाम पर जो लॉ रखा था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव क्लासिफिकेशन जो उन्होंने किया था, वो इन सारी कमियों की वजह से उनका मेन जो फंडामेंटल उन्होंने भी बताया, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द एटॉमिक मास। उन्होंने यानी कि एटॉमिक मास जो न लेकर अगर एटॉमिक नंबर लिया होता तो मे भी सही होता। उन्होंने उस टाइम अपने जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर थे सबको क्लासिफाई किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। फिर उसी चीज को
हमारे जो हेनरी मोज़ले थे उन्होंने इसी चीज को 1913 में इसको मॉडिफाइड कर दिया और उन्होंने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को रखा। उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास चेंज हो रहा है और अक्यूरेट नहीं है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अपना पीरियोडिक टेबल बनाया और वही पीरियोडिक टेबल सक्सेस हुआ। उसने सारी प्रॉपर्टीज को जैसे फॉलो किया, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई को फॉलो किया कि किस तरह से ये ग्रुप में और पीरियड में इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे ग्रुप में हम क्या कर रहे थे, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती जा रही थी जब ऊपर से नीचे जा रहे थे, तो पहले छोटे को रखा फिर बड़े को। ऐसा नहीं कि पहले बड़े को रख दिया फिर छोटा, तो उसी में दबी जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह से जैसे एटॉमिक नंबर पहले हाइड्रोजन की उन्होंने प्लेस ही डिसाइड नहीं करी, तो हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, उसके पास एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक ही एटॉमिक नंबर है, तो सबसे उसको जगह मिलनी चाहिए। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला नंबर जो था वो हाइड्रोजन को दे दिया गया। फिलहाल उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वहां पर पूरी तरह से फिट नहीं आती, लेकिन उसके लिए वो नंबर इसलिए दे दिया गया क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 1 था। उसके पास एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट था, कोई न्यूट्रॉन नहीं था, लेकिन उसके कुछ आइसोटोप्स थे जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताए गए, लेकिन मेंडलीफ ने उसको अपने पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन नहीं किया। उसके आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। हाइड्रोजन को फिलहाल उन्होंने प्लेस ही नहीं किया, प्लेस बताया ही नहीं कि ये कहाँ पर हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाएगा, जबकि वो भी प्लेस डिसाइड उसकी नहीं थी। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। क्या किया गया, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड एंड अ ग्रुप, ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी वेरिएशन देखने को मिला। ग्रुप में देखने को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये यानी कि यहाँ पर इसकी मोस्ट रिएक्टिविटी थी, और जैसे ही हम ग्रुप में डाउन नीचे की तरफ जाने लगे तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होने लगी, जो रिएक्शन था वो डाउन होने लगा। ठीक है, जैसे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होने लगी, डाउन होने लगी। अब इसको हम जस्ट ऊपर उल्टा भी कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ता है, या फिर ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ये घटता है। दोनों तरह से, जिस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितनी चीजों की हमको जरूरत थी, उनकी वैलेंसी, उनकी रिएक्टिविटी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद उनकी रेडियाई, ये कितने छोटे बड़े उनका जो व्यास था वो बताया गया। उसके बाद उनकी इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी बताई गई कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कितनी कंपैरिजन संख्या ज्यादा कम, ये सारी चीजें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अच्छे से एक्सप्लेन की गई। इसीलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो एक सक्सेस क्लासिफिकेशन के फॉर्म में आया और उसी को स्टडी किया जाता है, उसी के बेस पर सारी चीजें की जाती हैं। अभी तक जितने 118 एलिमेंट्स थे वो हमारे पीरियोडिक टेबल में फिट हैं, और इसको SPDF के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। SPDF, डी को ट्रांजिशन सीरीज के भी नाम से जानते हैं, आपको 11th-12th में पढ़ाया जाएगा कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें ट्रांजिशन देखने को मिला है, इसलिए इसको। उसके बाद F ब्लॉक को अलग रख दिया गया है। ये भी हमारे कैसे मेटल्स हैं, इसको लॉरेंशियम और थोरियम से, यानी कि 58 से इसको चेंज कर दिया गया है। नीचे 118 तक अलग एलिमेंट्स बनाकर रखे गए हैं। ठीक है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड ग्रुप में F ब्लॉक को क्रिएट किया गया है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में 2 ब्लॉक जो है, F ब्लॉक जो 2 लाइन नीचे शिफ्ट कर दी गई। तो इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल लेकर सारे एलिमेंट्स को देख सकते हैं, उसके एटॉमिक नंबर को देख सकते हैं, उसके रेडियाई को देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख सकते हैं। सारी चीजों को आप पीरियोडिक टेबल, आपकी बुक में भी सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। तो आई होप कि आप ये वीडियो देखेंगे, बुक को रीड करेंगे, पीरियोडिक टेबल आप जरूर लेके लर्न करेंगे, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप इससे अच्छे से तैयार करना। ओके, थैंक यू क्लास।